यहाँ पर जितने भी मेहमान लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अपना परिचय शुरू में दिया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। मैं पूसा संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और सब्जी विभाग में कार्यरत हूँ। वहाँ पर बहुत से विभाग हैं, करीब 25 डिसिप्लिन्स हैं हमारे। करीब वहाँ पर 25 डिसिप्लिन्स में काम किए जाते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एग्रीकल्चर की जो भी हैं। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी समस्याएँ हैं, या लगभग इंजीनियरिंग से लेकर करके आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन से लेकर के सॉइल से लेकर के, वहाँ हर चीज़ के विशेषज्ञ हैं। और हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ वहाँ पर हैं, काम करते हैं। तो कोई एक आदमी वहाँ पर सारे चीज़ों पे काम नहीं करता है, इसलिए वहाँ स्पेशलाइज लोगों को रखा गया है। करीब 25 डिसिप्लिन में काम कराया जाता है। तो फल के, सब्जी के, फूल के, पोस्ट हार्वेस्ट के, ऐसे धान, दाल, ऐसे एक एक जिसका नाम लेंगे उसके अलग अलग विशेषज्ञ मिलेंगे। हर एक के 10-15 वैज्ञानिक मिलेंगे। 550 वैज्ञानिक वहाँ पर कार्य करते हैं। पूसा संस्थान में ही केवल 550 वैज्ञानिक केवल काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बेसिक साइंस से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के कोई भी एरिया जो एग्रीकल्चर का है वह छूता नहीं है। वहाँ पर आपको उद्यमी बनाया जाता है। वहाँ पर JTM है, जनरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट है, वह आपका उद्यमी बनाने के लिए, स्टार्टअप बनाने के लिए वहाँ एजेंसी है। वहाँ पर आपको लोन दिखाएगी, सब सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ उसके अंदर है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या संबंधित लोग हैं, या जो भी इनका थोड़ा सा भी रुझान है एग्रीकल्चर के या कृषि में, जैसे ज़मीन हो या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक बार पूसा संस्थान का भ्रमण जरूर करें। क्योंकि बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे ही है वो। आपको जैसे करोल बाग से आगे राजेंद्र प्रेस मेट्रो स्टेशन है, उससे वहाँ पर पूसा संस्थान वहीं पर बड़ा सा एक संस्थान है। सर ने उसका एक बहुत बड़ा पिक्चर भी दिखाया आप लोगों को। तो आप कहते हैं कि सर उसको कह रहे हैं कि हमारा जो पूसा संस्थान है, ऑक्सीजन जो हमारा दिल्ली का है वो बड़ा पूरा हरियाली से लिया हुआ है इतने एकड़ में। आप उसके अंदर जाएंगे तो लगेगा ही नहीं आप दिल्ली में हैं, आप लगेगा किसी दूर दराज किसी गांव में चले गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा है और हरा भरा है, हर तरह की चीज़ है। तो मैं वहाँ पर एक सब्जी विभाग में कार्यरत हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा स्पेशलाइज बताऊँगा। सर ने जनरलाइज आपको एक तरह से आइडिया दे दिया है हमारे संस्थान का। तो इसमें सब्जियों का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। और दिल्ली में, शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक रहते हैं। कोरोना जब से आया आप देखा होगा कि तब से लोग सब्जी और फलों के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए। एक माना गया कि केवल दवाओं से काम नहीं चलेगा, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, योगा भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी है क्योंकि ये सब करने का बहुत से लोगों को समय नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए स्वस्थ सब्जियाँ उगाइए और विभिन्न तरह की सब्जियों का इस्तेमाल करिए। तो मैं जो छोटे आसपास के लोग हैं, जैसे कि सर ने अभी किचन गार्डन, बालकनी की बात की, ऐसे कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी है। जैसे सर ने बताया कि मेरे पास ज़मीन है, तो उस तरह के जिस तरीके का व्यवस्था हो सकती है, इसमें से अपना जो उसको सूट करता होगा वो ले कर सकता है। तो मतलब कहने का है कि जो सब्जियों का मैं इसमें विशेष बताऊँगा कि सब्जियों को कैसे कैसे आप अपने, और कुछ जो लोग हैं जो इसको व्यवसाय को अपना करके काफ़ी हद तक, उसको मैं प्रमाण दिखाऊंगा इसमें। तो सब थोड़ा आगे बढ़ाइए इसको ज़रा। तो जैसे सब्जियों में देखिए हमारे देश में क्या है कि GDP में हमारा एग्रीकल्चर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो पहले हमारा आज़ादी के समय करीब 50% से ज़्यादा GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था, और धीरे धीरे वो घटता चला गया क्योंकि दूसरे सर्विसेज सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर जिससे ये आगे बढ़ते चले गए। तो एग्रीकल्चर पे निर्भरता कम हो गई उस तरह से। तो अभी करीब 18% 2023 तक था, तभी 16% के आसपास, कुछ % के आसपास आ गया है। तो लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे कि बागवानी क्षेत्र जो है, बागवानी क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे बढ़ता ही गया एग्रीकल्चर में। आपने अन्न खाद्यान्न उत्पादन किया, लेकिन उसमें जो बागवानी है, बागवानी में बहुत चीज़ आता है। इसमें फल सब्जी के साथ मसाले, मेडिसिनल प्लांट और बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो और कुछ कैसे चाय का इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, कॉफ़ी, ये सब भी उसी के पार्ट हैं। तो बागवानी क्षेत्र में सब आते हैं। तो उनका देखिए योगदान बढ़ता गया। क्यों? इसका मतलब लोगों का रुझान जो है धीरे धीरे धान, गेहूँ, गन्ना जो ट्रेडिशनल चीज़ें उगा रहे थे उससे बागवानी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें उनको लग रहा है कि उसके बहुत से एडवांटेज हैं। बागवानी के क्षेत्र में उगाने का, शायद स्पेशली सब्जी और फल या ये सब जो आप फूल उगाते हैं, इसमें आपको मैं किसानों को या लोगों को बताता हूँ कि इसमें आप एक रेगुलर इनकम प्राप्त करते हैं बहुत कम समय में। जैसे आपने धान लगाया, गन्ना लगाया, तो 6 महीने 7 महीने में जा करके, या धान गन्ना लगाया तो 1 साल के बाद में आपको इनकम प्राप्त होगी। लेकिन सब्जी आपने अगर लगा लिया तो बहुत सी सब्जियां होती हैं 40 दिन में वो तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो 40 दिन में ही किसान को तीसरे चौथे दिन से तुड़ाई होती रहती है, बेचता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा इनकम उसको जनरेट होती रहती है। इसी तरीके से बहुत से किसान जो क्या करते हैं, अपना एक सीक्वेंस बना लेते हैं
कि इसके बाद 15 दिन बाद ये लगाएंगे, 20 दिन बाद ये लगाएंगे, तो एक रूटीन से कभी ख़त्म नहीं होता साल भर उनका। तो साल भर का एक प्लान कर लेते हैं अच्छे से। तो प्लानिंग के साथ अगर कौन सी चीज़ मार्केट में कब लाऊं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उनका एक सीक्वेंस बना लेते हैं। उस सीक्वेंस को बनाने से क्या होता है, उनको लगभग हर 40-45 दिन में लगातार एक बार इनकम शुरू हो जाती है तो उनको मिलती रहती है। एक फसल खत्म हुई दूसरी से, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं वो, अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इस तरीके से अपना एक प्लानिंग कर करके वो एक इनकम जो जैसे कोई सैलरी वाला महीने में पाता है, लेकिन हर तीसरे दिन वो इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जो भी प्राप्त करेंगे उनके निर्भर करेगा कितना बड़ा उनका वो एरिया है, कितने लेवल पे कर रहे हैं, इस तरह से। आगे थोड़ा सा बात कीजिए। तो ये सब्जियों का जैसे हमने बता दिया कि काफ़ी योगदान बढ़ता गया है और धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ती जाएगी। तो 1947 तक इसका करीब देखिए 400 मिलियन टन सब्जियों का हमें उत्पादन करना पड़ेगा, जो हमारा करीब 207 मिलियन टन हमारा आज की डेट में है। तो लगभग इसको हमें डबल करना पड़ेगा 2027 तक हमारी को, क्योंकि मांग इसकी बढ़ रही है, ये डाटा दिखाता है। इसी तरीके से और फलों का भी लगभग डबल प्रोडक्शन करना पड़ जाएगा। तो मतलब इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। इसके अलावा फूल हैं, उसके बाद स्पाइसेस हैं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इसमें जो सब्जियों में 3 सब्जियां में तो टमाटर, प्याज, आलू ज़्यादा आती हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि ये मार्केट को बहुत प्रभावित करती हैं और ज़्यादा तरीके से हमारे भोजन में इस्तेमाल की जाती है। हर आदमी लगभग इन तीनों का इस्तेमाल करता है। तो इसी को बोलते हैं टॉप। गवर्नमेंट की स्कीम है TOP करके, टोमेटो ओनियन पोटैटो। तो इसमें इसकी मार्केटिंग की, वेयर हाउसिंग की, इसकी प्रोसेसिंग की जारी, उसके लिए गवर्नमेंट अलग से स्कीम बना रखी है, उसमें प्रोत्साहित करती है और सपोर्ट करती है। आगे चलिए, वो थोड़ा और आगे चलते चलिए, निर्यात वगैरह बता देंगे। ये देखिए सब्जियों के बारे में जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितनी सब्जियां पर डे आपको खानी चाहिए। पहले 300 ग्राम सब्जियां हम लोग कहते थे खानी चाहिए, उसमें हर तरह की सब्जियां खाना है। आपको नहीं कि एक ही तरह की सब्जी खाए, उसमें जड़ वाली भी खाना है, पत्तेदार भी खाना है, और सीजनल चीज़ों को खाइए। मैं कहूँगा जो सीजन होगा आप उसी को खाइए तो आप बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफ सीजन या जो इस तरह से उगाई जाती हैं उस पर थोड़ा सा उसको उगाने के लिए तमाम दवाओं का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो आप सीजनल चीज़ों को खाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। और इसमें उसके बाद जब कोरोना आ गया तो WHO ने इसकी संख्या को, मात्रा को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि 400 ग्राम। उन्होंने देखा कि इसके इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, कि दवाओं से ज़्यादा अगर सब्जियों को लोगों ने खाया, फलों को खाया, तो ज़्यादा उनका हेल्थ में इंप्रूवमेंट पाया गया। और इसमें जितना आप सब्जी जिस रूप में उगती है या फल जैसे, उसको उसी रूप में खाएंगे अगर ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। रादर दें उसको दूसरे रूप में, जैसे आप जूस पिया, जूस तो मरीज के लिए होता है, आप फल खाइए पूरा, तो आपको ज़्यादा फाइबर भी मिलेगा और बहुत से न्यूट्रिएंट जो है वो सब आपको मिलेंगे। तो आपको जब तक नहीं है, जिस रूप में पैदा होती है उस रूप में खानी चाहिए। आगे बढ़ा दीजिए। तो और आगे चलिए इसको ज़्यादा बताएंगे, और आगे चलिए बाकी चीज़ें बताया गया। इस तरह के जो सब्जियों में आपको रंगीन सब्जियां हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं बायोफोर्टिफाइड सब्जियां। इसमें क्या होता है कि बहुत सी सब्जियों में आप देखेंगे गोभी में सफ़ेद रंग की गोभी होती थी, लेकिन हमने पीले रंग की गोभी विकसित कर दी, लाल रंग की गोभी। इसका रीज़न क्या है, इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं, ऐसे जो रंग है ना, एक फाइटोकेमिकल बोलते हैं इसको, उसमें वो क्या होता है, एंटी कैंसरस है। जैसे आप जितने नीले रंग के दिख रहे हैं ना, इसमें एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन होता है, उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। क्या करता है एंटी कैंसर का मतलब कि आप जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जो फ्री रेडिकल बॉडी में आते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है फास्ट तरीके से। तो बॉडी के DNA से रिएक्ट करने के बजाय वो न्यूट्रलाइज जाते हैं और अपना इनेक्टिव हो जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। तो हमें रंगीन सब्जियों को बहुत ज़्यादा अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे चुकंदर खाते हैं आप सलाद में, और चीज़ें खाते हैं, तो ऐसे ही जितना भी आप रंगीन चीज़ों का फलों को खाएंगे उतना आपकी बॉडी जैसे आपको एंटी न्यूट्रिशनल, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, चलिए और चलिए विभिन्न तरह की प्रणालियों में इसको उगाया जा सकता है। आगे इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, है ना। ऐसे देखिए आप देखते हैं अगेती खेती की जाती थी, आजकल जो नदी के किनारे वगैरह किया जाता था, ये आदि प्रचलित है। आप देखिए दिसंबर के महीने में, क्योंकि अगेती खेती होती है, इसमें क्या होता है किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो और तरीके से भी अगेती खेती कर सकता है किसान। तो ये बहुत प्रचलित व्यवस्था रही है हमारे देश की। तो हमें जितनी भी नदियाँ हैं हमारे, उनके किनारों पर आप जाकर देखेंगे दिसंबर के महीने में ही लोग अपना लगा लेते हैं, और जनवरी या फरवरी से ही आपको उत्पाद जो बाहर लगाने का टाइम होता है गर्मी में फसलें, वो तभी से वो लोग उनकी फसल तैयार हो जाती है। तो ये चीज़ चलती है। आगे चल रहा दीजिए और आइए। ये तमाम हम प्रजातियों को, हमारा जो मेन काम होता है तरह तरह की प्रजातियों को विकसित करना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रजातियाँ जब विकसित रहेंगी, इसका जो 25 से 30% कंट्रीब्यूशन होता है किसान की आय में। बाकी उसका जो फर्टिलाइजर और मैनेजमेंट वगैरह भी उसका रोल होता है, लेकिन सीधे प्रजाति की वजह से ही 25 से 30% उसका योगदान जाता है। बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं न्यूट्रिशनल वाली होती हैं, उसको बेच सकता है। उसके बाद कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो बीमारियों के प्रति या ऊंचे तापमान के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उनकी बढ़ाए। तो इस तरह की धीरे धीरे जो समय आ रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं आप, तो क्लाइमेट चेंज में हाई टेम्परेचर है, ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, तो उसके जैसी कौन कौन सी प्रजातियाँ उसके विकसित कर रहे हैं हम लोग।
तो ये तमाम प्रजातियां आपको दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको नाम जान जाएंगे तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। नेपली नई प्रजातियां हैं बहुत सी। चलिए इसी तरीके से बैगन में आप देखेंगे हर तरह के बैगन हमने किए हैं। जैसे सफ़ेद रंग का बैगन है, ये कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ वालों को खाना चाहिए ज़्यादा सफ़ेद रंग का, इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो इसमें काम करते हैं। हरे रंग का बैगन कुछ तो क्योंकि अब इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, आप कहेंगे हम नहीं गए, लेकिन ये सेगमेंट की इसलिए डेवलप किया जाता है कि किसी को कोई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो हर तरीके, आप महाराष्ट्र में जाएंगे कुछ और तरह का बैगन खाता है वो, आप बिहार में चले जाएंगे या बंगाल में चले जाएंगे तो कुछ हरे रंग का है, उड़ीसा में चले जाएंगे तो हरे रंग को भी खाना पसंद करेगा। फिर नॉर्थ इंडिया में पर्पल कलर का जो बैगन होता है। तो इस तरीके से आपका हर सेगमेंट हमें डेवलप करना पड़ता है कि हमारा पूरे इंडिया को देखना होता है। तो कोई भी आदमी जाए हमारे यहाँ आए तो कोई खाली ना जाए, उसको कुछ ना कुछ अपने उस तरह से उसके हिसाब से मिल जाए। आगे चलिए इस तरीके से लौकी इत्यादि की जो प्रजातियां हैं हमने किया है। आपको जब मतलब इसमें दिखाना इसलिए चाहूँगा कि जब वहाँ जान जाएंगे नाम भी अगर, तो आप अगर कुछ खेती करना चाहते हैं या कभी किचन गार्डनिंग में लगाना चाहते हैं सब कर सकते हैं। आगे ये इस तरह से तमाम चीज़ों के हैं, प्याज की हैं, ये टमाटर की जो किस्म है जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंस है इसमें आगे अगला स्लाइड दिखाइए। देखिए टमाटर में हम लोग 4 सेगमेंट में काम करते हैं। एक देसी सेगमेंट होता है, एक प्रोसेसिंग टाइप होता है, एक हाइब्रिड होता है, एक चेरी टाइप का होता है। 4 सेगमेंट कहते हैं ना। आप देसी टाइप आप देखें तो धीरे धीरे क्या हो गया कि देसी टाइप में क्या था, उसका छिलका पतला होता है, खटास ज़्यादा होती है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, गल जाता है जल्दी, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी कम होती है। उसको आप यहाँ से अगर बॉम्बे नहीं भेज सकते, आप फट जाएगा हो सकता है दब के मारे। तो हाइब्रिड क्या किसान ने क्या किया, किसान को चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो 4 दिन तक खराब ना हो, इसीलिए हाइब्रिड जो डेवलपमेंट होता है समय की मांग के हिसाब होता है। किसान उसमें बोला कि हमें प्रोडक्ट ऐसा चाहिए हम खराब ना हो, तो हम लोगों ने सारे प्राइवेट सेक्टर से लेकर के पब्लिक सेक्टर सभी ने हाइब्रिड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, गलता नहीं जल्दी है, टाइम ले उस तरह से लेगा, वो टेस्ट नहीं आपको आएगा, खटास नहीं है इसमें खटास उसकी आधी होती है। क्यों, हर चीज़ एक साथ नहीं डाल सकते आप। कुछ की चीज़ में कुछ अच्छा चीज़ डालेंगे तो कुछ खराब चीज़ उसमें से और आएगी, या कुछ इम्प्रूव करेंगे तो दूसरा सेक्टर कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे चेरी सेगमेंट है, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सारों के लिए, ये लोग आप किसी में लगा सकते हैं। इसमें क्या एडवांटेज क्या है कि टमाटर को जैसे सलाद में काट के रखना पड़ता है, इसको बिना काटे या छोटा 10 ग्राम का होता है, 12 ग्राम का, बिना काटे सीधे खा लेंगे। और इसकी मिठास लगभग समान टमाटर से दुगना होती है। इसका TSS बोलते हैं, करीब TSS जो होता है और एसिडिटी 2, TSS का 10 होता है, समान टमाटर का 4.5 के आसपास होता है, 4 से 4.5। चलिए इसी तरीके से आपको मिर्च का ये दिखाएंगे। मिर्च में 2 सेगमेंट पे काम होता है। एक होता है मसाले वाली पंजेंसी के लिए होता है, आपको तीखापन चाहिए, दूसरा होता है कलर के लिए। तो आपको देखिए ये ब्याडगी चिली है, ये कर्नाटक की चिली है, ये काफ़ी पॉपुलर होती है, कश्मीरी चिली है, सब देखे होंगे ना। ये इसमें क्या होता है, पंजेंसी कम होती है, इनकी तीखापन नहीं हो। जो प्याज हमारा जो कलर के लिए इस्तेमाल की जाएगी उसमें तीखापन नहीं चाहिए। उधर जो दूसरा सेगमेंट होता है तीखापन वाला, जिसमें आपको मेडिसिनल यूज चाहिए या कोई और चाहिए ना मेडिसिनल यूज के लिए, उसमें आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी जो निकालती हैं जितना भी आपका पेन किलर होते हैं इससे होते हैं। तो ऐसे भूत जोलकिया जैसे नागार्जुन चिली के नाम से फेमस है, ऐसे करेलिना पेपर एक्स जो है सबसे, इसमें जो वैरायटी जो आप दिखा रहे हैं पेपर एक्स है, ये हमारी ही इंडियन वैरायटी को यूज करके बनाई गई है। हमारी जो इंडियन वैरायटी भूत जोलकिया है, इसको मैक्सिको में ले जा करके इन लोगों ने उसको USA में डेवलप किया, तो उसमें ज़्यादा पंजेंसी बढ़ा दिया उसकी काफ़ी। तो अब मोस्ट पंजेंट चिली है इस समय। तो इसको वाइल हीट यूनिट में काउंट करते हैं। आगे चलिए इस तरह से गोभी का आगे बढ़ा दीजिए बस ऐसे। ये जैसे भिंडी की प्रजातियां हैं, जैसे कि जिसमें आपको बीमारी आ जाती है, पत्ता पीला हो जाता है, इस नई प्रजातियां हैं, इसमें बीमारियां नहीं आती हैं। पूरे इंडिया में इसकी वैरायटी चल रही है, इसको किसान लगा रहे हैं। आगे चलिए ये देखिए तमाम जगह हम तो कुछ फोटो हमने लगाए हैं कहाँ कहाँ किसान लगा रहे हैं उसको। आगे चलिए वहाँ बायो-45 पे दिखाई। बायो-45 जैसे मैं बात कर रहा था, इसकी ज़्यादा आजकल शहरी क्षेत्रों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किसमें टमाटर में क्या बढ़ाया जा रहा है, ये गाबा कंपाउंड है किसमें तो गाबा क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो न्यूरॉन्स को हमारे उसको मैसेज देने में इसका हेल्प हो जाता है। तो इस तरह के टमाटर डेवलप किया गया है। पहले इसका ज़्यादा एक क्या होता है, जब टमाटर खट्टा होता है, मतलब जब कच्चा होता है हल्का सा, उस समय गाबा की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे पकता है तो इसका कन्वर्जन दूसरे कंपाउंड में हो जाता है, तो इसकी मात्रा घट जाती है। तो खट्टा जो कच्चे टमाटर आप देखेंगे पहले गाँव में सब्जी बने लोग खाते थे, नहीं तो उसमें जब कच्चे टमाटर खाएंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा मिलती है। लेकिन अभी एक जीनोम एडिटिंग के द्वारा टमाटर डेवलप किया गया जापान में, जिसमें जो प्रोसेस था उसको ब्रेक कर दिया गया, जिससे कि वो पकने में भी वो मात्रा घटती नहीं है। तो अभी ये सारे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जापान में अवेलेबल है उस तरह से। इस तरीके से तमाम फसलों में हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ाइए।
इस तरीके से देखिए पिछले 2 साल पहले 109 वैरायटियों को बायोफोर्टिफाइड के नाम से थे। तो अभी कहा गया है कि जो भी प्रजाति विकसित की जाएगी, खाली उसका पहले हम लोग पहले हमारे कंट्री में ईल्ड एक बहुत बड़ा था, उत्पादन कितना उत्पादकता इसकी बढ़ाई जाए टारगेट था। अब वो टारगेट हट गया क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अब यह है कि हर चीज़ में कोई ऐसा तत्व हो, कोई गर्मी सहन करने की क्षमता हो, कोई ऐसा न्यूट्रिशन हो उसमें, तभी जाके उसको हम प्रजातियों को विकसित कर रहे हैं उस तरह की। और उसी तरह की प्रजातियों को आगे बढ़ावा मिलेगा जो बायोफोर्टिफाइड होगी, जिसमें कोई नया तत्व होगा जो उसमें पहले से नहीं हो रहा होगा, उसमें उसकी मात्रा आ जाएगी। तो उसको खाने के बाद एक एडिशनल तत्व भी मिल जाएगा उसमें। जैसे गोभी में मैंने कहा बीटा कैरोटीन, पीले रंग की गोभी है, वो बीटा कैरोटीन गोभी में नहीं होता है, 0% होता है लगभग सफ़ेद गोभी में। जब हमने ये म्यूटेंट वैरायटी को लेकर के ट्रांसफ़र किया उसको, तो अब उसका 10-15 ppm उसकी मात्रा आ जाती है। देखो वो जो पीली गोभी है वो गर्मी उससे नहीं है, वो पीली गोभी जो अगर मिलेगी जाड़े के समय में अगर कोई, तो उसमें बीटा कैरोटीन रिच गोभी है। ठीक है, आगे तो ये तरह तरह के तमाम चीज़ों में हर चीज़ों में आप धीरे धीरे समानता, जो समान किस्में आप देखे हुए हैं इन किस्मों को नहीं देखे हैं, तो अगर देखे हुए कुछ लोगों को जानकारी होगी तो इनको आप लेंगे तो आप पोषक तत्वों को ज़्यादा मात्रा में अपने भोजन में ले पाएंगे। आगे बढ़ाते जाइए। ये देखिए आलू में आपने देखा होगा कि जमुनिया करके निकाला गया है, ये पूरा काला है आलू, जो काट के रखा गया नीचे वाला देखिए, अभी 2 साल पहले रिलीज हुआ है, क्योंकि देखा गया कि ये तत्व भी इसमें आलू सामान्य आलू में नहीं है। तो इस तरह की प्रजाति हो जिससे कि लोगों को एडिशनल चीज़ न्यूट्रिशन मिले, तो आपको एंथोसाइन मिलेगा। आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए लाल, हमने मूली वगैरह में इस तरह से प्रजातियाँ, गाजर में तरह तरह की रंगीन प्रजातियाँ निकाल दी है, जिससे लोगों को सामान चाहिए के अलावा एडिशनल न्यूट्रिएंट मिले। ये बायोफोर्टिफिकेशन का पार्ट है। जैसे गोभी को हमने बनाया है, आगे चलिए, गोभी को दिखाए। ये गोभी में देखिए पर्पल है, इस तरह का 2 कलर की हमने इसमें निकाल ली है, इसमें एंथोसाइन, उसमें बीटा कैरोटीन है। आगे बढ़ाइए। ये जैसे भिंडी में भी आप देखिए लाल भिंडी है, तो लाल भिंडी इतना पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन अभी चल रहा है, बहुत से किसान इसको लगा रहे हैं और इसको मॉल्स वगैरह में जो बेचता है 200 रुपये 150 रुपये किलो तक, ये जो किसान दिखा रहे हैं टीवी में, इन्होंने पिछले साल 2 साल पहले बेचा है मध्य प्रदेश में। तो इसकी भी अभी बीच में कम हो रहा था, लेकिन अभी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इसकी मांग आ रही है, तो आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के उस पर जाएंगे साइट पे, वो शायद वो भी इसको बेच रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसकी मांग ज़्यादा आ रही है धीरे धीरे, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये इलाइट ग्रुप है, इसको लिए आप कह सकते हैं कि इसमें कि अलग तत्व है, उसकी मार्केटिंग अलग से करनी पड़ेगी सामान्य से। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए। ये जैसे देखिए हमने क्या पालक नहीं है, आप पालक सुने होंगे, ये देखिए स्पिनच बोलते हैं। स्पिनच की कोई वैरायटी इंडिया में नहीं थी, तो लोकल टाइप की होती है, इसको बना करके नई वैरायटी हम लोगों ने बनाई। इसमें क्या होता है कि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा है सामान्य पालक से। उससे क्या होता है कि जो आयरन की अवेलेबिलिटी है बॉडी में, क्या होता है कि जब आयरन को विटामिन सी के साथ लिया जाता है तब उसमें बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, बॉडी ज़्यादा ले पाती है, नहीं तो 10-15% ले पाती है, बाकी नहीं ले पाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सलाद खाते हैं। कभी खाना पहले सलाद क्यों खाते हैं, नींबू निचोड़ के। वो क्या है, जो स्कॉर्बिक एसिड है वो ज़्यादातर तत्वों को, आयरन वगैरह के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है बॉडी से। तो वो सब जो किया जाता था साइंटिफिकली नहीं लोग डिस्कस करते थे, लेकिन बहुत उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेसिस पे करते थे। तो इसमें वो मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा है विटामिन सी की, तो जब इसको कोई खाएगा, इसमें खटास हल्की सी आएगी और ये बॉडी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट को, जैसे आयरन स्पेशली आयरन को ज़्यादा कर लेगी। आगे बढ़ाइए। ये बथुआ बीड होता था, इसको हम लोगों ने एक बथुआ की वैरायटी निकाल दी है ताकि सिस्टम में आ जाए। ये जानवरों को भी मैंने देखा कि NDDB जो अमूल वाले उन्होंने खिलाया, इसको लग दिया उसको, तो काफ़ी जाड़े में उन्होंने इसको खिलाया, वो भी काम कर रही। और ये कटिंग से कर सकते हैं 4-5, हमारे इतना हाइट की हो जाती है ये, तो आप मार्च अप्रैल के महीने तक चल जाती है, नहीं तो बथुआ खत्म हो जाता है। तो उस तरह डेवलप किया हम लोगों ने। ठीक है, आ जाए। ये देखिए संरक्षित अवस्था में, जैसे आपने बात किया था कि आपके पास ज़मीन है, तो ये आप संरक्षित अवस्था में बहुत सारे ऑप्शन हमारे देश में आ रहे हैं धीरे धीरे। ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं, राउंड द ईयर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब बाजार में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप संरक्षित अवस्था में जा करके आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको सर्टेनली बाकी लोगों से 4 गुना 3 गुना ज़्यादा प्राइस मिलेगा और आप कर सकते हैं। इसमें शिमला मिर्च नंबर काफ़ी मार्केट रखता है। उसका आप इंग्लिश खीरा देखते हैं, आप इंग्लिश खीरा मिलता है, इसका भी मार्केट मिल जाता है। चेरी टोमेटो, ये सब चीज़ें आप इसके लगा सकते हैं। इस तरीके से ये शारदा का टाइप का खरबूजा है, लगाइए। चलिए थोड़ा बढ़ाइए, आप बढ़ाते जाइए। ये देखिए तो तमाम किस्में हम लोगों ने क्या की किस्में विकसित की हैं, जिससे कि बाहर से खरीदना ना पड़े, किसी को प्राइवेट से ना खरीदना पड़े। कॉस्ट ज़्यादा होती है, हमारी कॉस्ट बहुत कम होती है जो पब्लिक सेक्टर की वैरायटी है, तो इसलिए विकसित की गई। आगे बढ़ा दीजिए। ये चेरी टोमेटो हैं, सब इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अंदर इस तरह की चीज़ें भी आप थोड़ा सा लगा करके प्रोटेक्शन दे करके अर्ली ग्रो कर सकते हैं। आप थोड़ा सा विंटर में दे करके, आपको ये गर्मी में होती है लेकिन अर्ली दे करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में। कोई आदमी कमर्शियल नर्सरी कर सकता है। आगे चलिए।
और एक छोटी सी नर्सरी कोई बना सकता है, जैसे कि आपका 50 वर्ग मीटर में, 100 वर्ग मीटर में, और सीडलिंग को सप्लाई कर सकता है। तो ये भी बहुत सारे लोग करते हैं गांव में या कहीं रिमोट एरिया में, कहीं भी कर सकता है कोई आदमी, और इसको अपने व्यवसाय के रूप में लेता है। 2 महीने में ही अच्छा इनकम कमा लेता है इस तरह से नर्सरी के द्वारा। ये सब बहुत जगहों में सरकारों ने भी खोल रखा है कि इजरायली मॉडल के रूप में जाने जाती हैं। यूपी में जैसे कन्नौज में है, इधर आपका जो करनाल के पास में भी है, घरौदा के पास में, ऐसी बहुत जगहों पे सरकार ने खोल रखा है, चल रहे हैं, बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। इसमें किसान अपना बीज दे देता है कभी कभी, और उसको 2 रुपये या 1 रुपये जो भी कास्ट आती है नर्सरी उसको मिल जाती है। उसमें क्या उगाने का उसको झंझट खत्म हो जाता है, और जब चाहता है तब तैयार हो जाती है। जब कहीं उसको फरवरी में चाहिए तो 1 महीना पहले दे देगा वो, तो उसमें फरवरी में उसको उस दिन मिल जाएगी, गाड़ी में लेकर के ट्रे के साथ लेके जाता है, सीधे खेत में लगा देता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं और बहुत से लोग इसमें कर रहे हैं व्यवसाय के रूप में। आगे चलिए, ये देखिए आपको राजस्थान का इजराइल के विलेज के नाम से जाना जाता है, गाँव है ये गुड़ा कुमावतन। यहाँ के देखिए किसानों ने करीब 15-20 साल पहले से इन्होंने इजराइल से की, और पूरा गांव ही इसमें पूरा उसमें है, पॉली हाउस में है। बहुत दूर नहीं, जयपुर के पास है, जयपुर के पास एक गांव है। पूरा गांव ये पूरे सारे गांव के किसान ये पूरा करते हैं। 300 एकड़ ज़मीन में, ये करीब 300 एकड़ ज़मीन में पॉली हाउस है वहाँ। तो इंडिया का या लगातार एशिया का लार्जेस्ट एक जगह कंसनट्रेटेड उस तरह से बन गया है। तो सारा कैप्सिकम दिल्ली में भेजते हैं, कभी इंग्लैंड तक जाता है इनका कैप्सिकम, ये लोग शिमला मिर्च वगैरह उगा करके चीज़ें। क्योंकि आप जैसे वॉल्यूम में आप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करेंगे और क्लस्टर में करेंगे आप, तो आपको मार्केट करने में दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, मार्केटिंग की दिक्कत क्या होती है कि रेगुलर सप्लाई नहीं दे पाते हैं। आप ब्लिंकिट या किसी से भी करना चाहेंगे तो आपको रेगुलर कहेगा मुझे रेगुलर चाहिए, तो रेगुलर के लिए आपको लिंकेज चाहिए, आपका ग्रुप बड़ा होना चाहिए जिससे कि आप प्रोड्यूस को उस तरह से कर सकें। तो ऐसे बहुत से लोग कर सकते हैं। आगे चलिए, ये आपका विदेशी सब्जियां बहुत सारे किसान लगा रहे हैं, जाड़े में बहुत होती है। हमारे यहाँ जो एक सेंटर हमारा कटराइन पे है, कुल्लू के ऊपर एक कटराइन है मलाली से बीच में, तो वहाँ पर एक सेंटर हमारा है। तो इन तरह की सब्जियों को, इनके बीज पैदा होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, प्लेन में नहीं होते हैं, तो वहाँ पर सेंटर है, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं आप। और ये सारी जो दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकली अपने फील्ड के फोटो दिखा रहा हूँ, ये कहीं और के नहीं है, ठीक है। ये सब है चेरी टोमेटो वगैरह, सेलरी, पार्सले, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत है, काफ़ी लोग लगा लेते हैं। आगे चलो, ये सब चीज़ें इतने ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी आप उसमें जब जाएंगे तो ये हमने छोटा सा एक शहरी क्षेत्र है, इसके लिए एक मॉडल किचन गार्डन बता रखा है। इसको आप न्यूट्रिशन गार्डन के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, जैसे किचन गार्डन में जो चीज़ आप लगाते हैं परिवार के लिए होता है, परिवार के लोग इसमें कार्य करते हैं, और रिक्वायरमेंट फैमिली की होती है, इसकी मार्केटिंग के लिए नहीं होती है। तो इसमें क्या आपके स्वस्थ चीज़ आपने क्या डाला, क्या आपको सब पता है, बाजार में पता नहीं आपको क्या कब ने आज दवाई डाली, आज ही हार्वेस्ट किया कि नहीं। क्योंकि वो एक दवाई डालने के बाद एक वेटिंग पीरियड होता है, वो कोई फॉलो नहीं करता हमारे यहाँ। हर दवा का एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप डालेंगे तो कितने दिन बाद, 5 दिन 6 दिन बाद उसको तुड़ाई करेंगे, तब तक दवा डिग्रेड हो जाती है गर्मी टेम्परेचर वगैरह से, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। तो आप भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं इस तरह से छोटे मोटे। और चलिए, ये सब हम लोग पूरा डिजाइन कर रखा है, कैसे आप डिजाइन करेंगे वहाँ पर आप एक बार आएंगे तो देख सकते हैं। प्रैक्टिकली हमारा ये है डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये सब वहाँ पर देखिए, वहाँ वहीं का पिक्चर है। तो गमलों में भी जो करते हैं, करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। गमले में आपने पूछा तो गमलों में मीडिया ऐसा रखा जाता है जिससे लाइट हो, जैसे आप गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट पर लाइट ना, ये सब भी वर्मी को लाइट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें पोरोसिटी बनी रहे और लाइट रहे, जिससे कि अगर छत पे रहेंगे तो आप छत अगर पहले से प्लानिंग करके बनाए हैं तो अच्छी है, अदरवाइज आपको लाइट रखना है जिससे कि आपका वेट ना हो ज़्यादा पड़े। तो आप और पानी वानी का ये सब है, निकास का देखना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ हम लोग करते हैं, दिखाते भी हैं। आगे चलिए, इस तरह का भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है आजकल, इस पर भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि छतों पे कर ले रहे हैं। तो किसी चीज़ भी आप कर सकते हैं, इनको आपके ऊपर है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पुष्पा संस्थान में चल रहा है। तो बहुत से किसानों ने जो खेती हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि इन्होंने पर एकड़ से ही या आधा एकड़ से करीब, इन्होंने देखिए 0.5 हेक्टेयर से ही करीब 3 लाख ये कमा रहे हैं किसान। आगे चलिए, ये लड़की एक है, इन्होंने भी काफ़ी पॉली हाउस के नाम, अच्छा नाम है इनका, इन्होंने भी काफ़ी कर रखा है। तो देखिए प्रोटेक्टेड में यही है, प्रोटेक्टेड में कम एरिया में अगर हमने 1 एकड़ में ही बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं, 10 लाख तक कमा सकते हैं आप 1 एकड़ में ही। तो आप उस तरह से करेंगे, पॉली हाउस अगर बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है इसमें। इसके बाद ये जैसे सीड का मार्केट, सीड एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सीड में आप देखेंगे बहुत कर्नाटक वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में पूरे विलेज का आदमी की और सीड प्रोडक्शन में करता है। वो ट्रेंड है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है इतना ज़्यादा। गुजरात में कुछ एरियाओं में सीड प्रोडक्शन का काम होता है। तो वहाँ जो लोग हैं अपनी पूरी ज़मीन पे सीड प्रोडक्शन में लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको पर डे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि सीड से आपको जो वो है सीड बाई बैक हो जाता है, कंपनी अपना सीड ले लगी। जैसे हमारे यहाँ भी, हमारा संस्थान भी कुछ किसानों से, आसपास के अलीगढ़ या आसपास के किसान हैं,
वहाँ से सीड प्रोड्यूस करा करके जिनकी ज़मीन है उनसे लेती है बैग बैग। तो उसमें अगर आप उस बिज़नेस में जाएंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद बिज़नेस है। बहुत से लड़के, बहुत से किसान यंग हैं जो, जिनमें थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आपको इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। आप जैसे एक लौकी का वैरायटी लगा रखे हैं तो आपको 100 करीब 1000 मीटर दूरी में वो वैरायटी नहीं, दूसरी लौकी की वैरायटी नहीं लगी होनी चाहिए। ऐसे ही हर प्रजाति के लिए, हर क्रॉप के लिए अलग अलग है। जैसे टमाटर के लिए 20-25 मीटर की दूरी चाहिए बस। तो इसमें एक आइसोलेशन डिस्टेंस होता है और वो मेंटेन करना है, उसको हार्वेस्टिंग कब करना है, सब क्वालिटी करना है कि उसमें एक्सट्रैक्शन है, उसमें कई चीज़ें प्रोसेसिंग है, बहुत चीज़ें इसमें आएंगी। तो थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग और जानकारी इसकी ज़रूरी है, तब जाके इसको कर सकते हैं आगे। ये देखिए मैको के जो कंपनी है, महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी के नाम से इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी रही है। तो BR बारवाले साहब, इन्होंने पूसा सावनी वैरायटी से 2 किलो सीड से स्टार्ट किया था 1956 के आसपास में। तो 1956 में तो आज कंपनी 1800 करोड़ के आसपास ही कारोबार करती है। तो एग्जाम्पल हमारे इंडिया का पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से, और अपनी वेबसाइट पे लिखते भी हैं, इनको वो भी मिला, बर्ड फ्रूट प्राइज वगैरह भी दिया गया है। तो अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी कंपनियों का नाम लिखा है। ये कंपनियाँ काम करती हैं इंडिया की, और बहुत अच्छा काम प्रोग्रेस कर रही हैं सीड में। ये सब ठीक है, आगे चलिए। सीड प्रोडक्शन को ऐसा ट्रेनिंग लेकर के आप कर सकते हैं, हमारे संस्थान में कराते हैं हम रेगुलर। आगे बढ़ेंगे। ये जैसे एक किसान है, जैसे इन्होंने मैं इनको बहुत बाद में देखा भी हूँ इनको। इन्होंने मुरादाबाद एक जगह है, तो वहाँ मुरादाबाद में अपना बीजों पे काम करते थे। अभी लास्ट ईयर इनको पद्मश्री मिला गया। तो इन्होंने, इनका अच्छा कलेक्शन है, पुरानी प्रजातियाँ जितनी हैं, ऐसे ऐसे बहुत से किसान हमारे देश में हैं या लोग हैं जो कंजर्व करके रखे हुए हैं चीज़ों को, क्योंकि उसमें एक टेस्ट है। देखिए आज भी एक पूसा रूबी एक टमाटर की वैरायटी है, तमिलनाडु से उसका डिमांड आता है, सांभर में पड़ता है वही खटास लाने के लिए। वो देसी टाइप की टमाटर वैरायटी है। आज भी सीड लोग कहते हैं इसका सीड प्रोड्यूस करके बीमारी उसमें बहुत आ जाती है। जैसे बारिश में लगाएंगे ना पूरा बीमार हो जाएगा वो, लेकिन अगर आप लगाओगे जैसे फरवरी मार्च में तो चल जाएगी, लेकिन बारिश में नहीं चलेगी वो। तो लेकिन क्या है कि उसमें खटास उसके बराबर किसी वैरायटी में नहीं है। तो पूरा तमिलनाडु से इंडेंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारा संस्थान जो करनाल पे है उसका सीड प्रोड्यूस करता है। करनाल पे, हमारे करनाल पे सीड प्रोडक्शन का संस्थान है, तो वो प्रोड्यूस करता है, फिर उसको सप्लाई करता है गवर्नमेंट को, वहाँ से भी तमिलनाडु जाता है। तो मतलब कहने का मतलब पुरानी चीज़ों में बहुत टेस्ट होता है, उसकी एक विशेष क्वालिटी होती है। जैसे लोकल चीज़ें हम जो खाते हैं ना, लोकल फूड खाते हैं, लोकल फ्रूट खाते हैं जो भी ना, उसमें एक अलग न्यूट्रिशन है, टेस्ट है। जितने भी देसी आप जैसे अंडर यूटिलाइज जिसको सुनते हैं ना, अभी वेजिटेबल अंडर यूटिलाइज है, सब्जियाँ होती हैं जैसे ना, तो उनमें बहुत, जैसे करमुआ का साग पता नहीं सुने हुए नहीं है ना, ये वाटर स्पिनच बोलते हैं ना, ईस्टर्न यूपी में, बिहार वगैरह बंगाल तक खाया जाता है उसको, पानी में से होता है, उसमें इतना आयरन है कि पूछिए मत ना। तो इन चीज़ों का महत्व है, लोकल चीज़ों का, इसमें न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलिए। इस तरह से प्रोसेसिंग की बात की जाती है। प्रोसेसिंग में भी बहुत सारी प्रजातियाँ विकसित की हैं, जैसे पोटैटो है, मेजर है, मेजर में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, फ्रेंच फ्राई, फ्लैक्स, ये सब ना। इसमें तो बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं, और जो भी किसान करना चाहेगा इसका प्रोडक्शन, वो अपना आलू का प्रोडक्शन कर सकता है। इसमें उनका क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करा रही हैं बहुत सारे कंपनियां, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी जस्ट एक खोला गया है एक सेंटर यहाँ पर है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का, आपका आगरा के पास में। ये भी इसी में हेल्प करेगा हमारे इसको किसानों को, इसमें जैसे मार्केटिंग प्रोडक्शन वगैरह में। नेक्स्ट टाइम ये जैसे एक गाजर का एक बता दूँ मैं, एक गाजर की वैरायटी खाली से, जो इंग्लिश गाजर बोलते हैं जो होती है, एक गाजर होती है देसी वाली गाजर, जिसमें हलवा बनाते हैं आप, वो लाल गाजर होती है, जो आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है, और दिसंबर। ये गाजर जो होती है इंग्लिश गाजर इसको बोलते हैं, इसको आप यूरोपियन टाइप या टेम्परेट कहेंगे इसको आप। ये करीब नवंबर दिसंबर में लगती है, फरवरी मार्च में जाके हार्वेस्ट होती है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जितना भी इस समय सलाद खाएंगे शादी ब्याह या जो भी इस तरह में, इसमें यही गाजर हम स्टोर करके आएगी, क्योंकि इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा है इसका जो है, उसकी वजह से स्टोरेज इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, उसकी नहीं होती है जो आपकी जो हलवा वाली होती है, लाल वाली। तो ये जो किसान आर्मी से अपना रिटायर होकर के इन्होंने खोला हुआ है, और यहीं पर जो जगह है इनकी, बुलंदशहर में एक ना इन्होंने है, तो करीब 300 एकड़ ज़मीन में कर रहे हैं आज की डेट में ये, और सारे किसानों का लेकर के वहाँ बहुत सारे कोल्ड स्टोर खोल गए हैं। ये इंग्लैंड तक भेजते हैं। अब पहले ये आज़ादपुर मंडी में बहुत भेजते थे, तो इनकी क्वालिटी के नाम पर इनकी गाजर बिकती थी। जैसे लोग क्या होता है कि ऊपर अच्छा रखते हैं, नीचे खराब रखते हैं, हर पैकिंग नहीं होता। आम या किसी सेब की किसी भी पेटी में जाएंगे तो ऊपर एक लेयर अच्छी रहेगी, नीचे खराब रहेगी। इनके कहते हैं कि इनकी नीचे सबसे अच्छी रहती थी, ऊपर से भी। तो इनके नाम से, कर्नल साहब के नाम से, देसवाल जी के नाम से, जैसे मार्केट में जाता था तो सबसे पहले बिक जाता था उनका। तो इन्होंने मार्केट में अपना एक नाम बनाया, और आज ये बहुत बड़ा, काफ़ी अच्छे बड़े स्केल पर कर रहे हैं, बहुत बड़ा। और इलाके के सारे किसान जो वेयर हाउस खोल दिए, मैं भी
एक 10-15 दिन पहले गया था उस एरिया में, तो देखा कि और सारे बहुत सारे वेयर हाउस खुल गए हैं, सारे में गाजर भरी हुई है। अब मेरे सामने गाजर निकल के आ रही करते कि देसवाल साहब ये बीज भी देते हैं किसानों को, उनका प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं पूरा। तो किसान को जो भी रेट में देते हैं, रेट तो कम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक मिनिमम फिक्स रहता है, लेकिन यह है कि किसान को श्योर मार्केट मिल जाए ना, उसको बेचने की चिंता नहीं है, बीज की चिंता नहीं, सारी मशीनें इनके पास हैं, बुआई से कटाई से सफाई से लेकर के सारा मशीनें उन्होंने लगा रखा है। तो सारा ये तो कस्टम हायरिंग की जो बात किया जा रहा था कि एक आदमी खोले और सबको दे सके जो सक्षम है, तो इस तरह के लोग भी समाज में हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए बातों के साथ मैं समय काफ़ी हो गया, और जो इस तरह जस्ट एक एग्जाम्पल आगे चलिए हो गया, इस तरह से किसानों के यहाँ आप लगा सकते हैं, आगे हो गया ये सब क्लस्टर फार्मिंग करने से। और ये जैविक खेती करते हैं, दिल्ली में किसान है एक, आप जाएंगे ठीक है, और आगे बढ़ा दीजिए। ये किसान भी हैं, इन्होंने जो ये आपका देखिए ना, आपका ये गांव है पूरा यहाँ पर सोनीपत में, तो अटरना गांव है, वहाँ पर आपको बेबी कार्निवल लगाए जाते हैं, पूरा गांव बेबी कार्न लगाता है। उसी बगल में एक और गांव है मनौली, वो वहाँ क्या है स्वीट कार्न लगाए जाते हैं, जो स्वीट कार्न खाते हैं हम लोग ना। तो कहने का मतलब पूरे गांव लोगों ने अपना रखा है इस तरह से, तो उस मार्केटिंग में दिक्कत नहीं होती है, प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं होती, प्लांट लगा रखे हैं इस तरह से, स्टोर करके अपना टीन में बेचते हैं। क्योंकि फ्रेश में क्या होता है कि फ्रेश में जो होटल्स हैं वो नहीं लेते हैं, कहते हैं कि इसको कब यूज होगा पता नहीं हमें, तो टीन में ज़्यादा शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है इसकी, तो अपने रख लेते हैं, जब जरूरत होती है निकाल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। हम लोग पूसा संस्थान में इस तरह का किचन गार्डन का पैकेट बेचते हैं, 200 रुपये में है। तो इसकी कोई भी पूसा संस्थान में कभी भी जाए राउंड द ईयर इसको सीजन के हिसाब से मिलता है। जैसे अभी जाएंगे आप जुलाई में क्या सब्जियां लगाई जाएंगी, उसके हिसाब 10-15 सब्जियों के बीज मिलेंगे इसमें, तो आपको नई प्रजातियों के बीज और आपको लगाने की टेस्टिंग का एक मौका मिल जाता है। जो अच्छा लगे उसको ज़्यादा आप फैला दीजिए। तो ये इस तरह मिलेगा, फिर जाड़े में मिलेगा, फिर गर्मी में मिलेगा, 3 बार हम लोग लगभग 3 तरह के पैकेट बनाते हैं, तो और बाकी लोगों को देते रहते हैं। तो बहुत ही चीप रेट पे है। हम भी जा सकते हैं आपके यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं जा सकते हैं आप, सारे कोई ओपन है, तो पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की संस्था है। साल में वहाँ पर मेला भी लगता है? जी जी हाँ, फरवरी के लास्ट में या कभी मार्च के शुरू में, सेकेंड या थर्ड वीक में, हाँ मान के चलिए फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में लगता है। एडवर्टाइज होता है, आपको पता चल जाएगा, वेबसाइट पे देखेंगे IRI से के, या इस तरह से डालेंगे पूसा कृषि विज्ञान मेला। अदरवाइज वैसे भी जा सकते हैं, वैसे आप कभी भी आ सकते हैं मैडम। हाँ हाँ, आप कभी भी आ सकते हैं। आप तो हम लोग को जान भी गए हैं, मैं सब्जी विभाग में हूँ, सर किसी और विभाग में इंजीनियरिंग में है, तो ऐसे आपको एक और फायदा हो गया कि कम से कम एक आपका कॉन्टेक्ट पर्सन हो गया आपको ना। तो इन चीज़ों में आने का ही फायदा होता है कि आपको कॉन्टेक्ट पर्सन मिल जाता है, तो आपको जो भी है आपके साथी या जो भी जिसको भी हेल्प चाहिए, एक आप बेहिचक आप जा सकते हैं ना। तो वहाँ पर तो बहुत पास है, तो आप आइए, हमारा स्वागत है आप लोगों का।